जय हिंद। कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हमारी इस कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता बादल राग को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने वाली हूँ। लेकिन इसके पूर्व कवि के विषय में भी थोड़ा सा हमें परिचय देना होगा। कविवर निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभकार कहलाते हैं और इन्होंने अपनी कविता परंपरा को एक नया रूप दिया है, जिसको कि क्रांतिदर्शी रूप कह सकते हैं। क्योंकि कविवर निराला ने जब अपनी कविता संसार को दुनिया में प्रस्तुत किया था, उस समय भारत देश में अंग्रेज़ों का राज्य था और हमारी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और तमाम भुखमरी, गरीबी, व्यथा, इन सभी भावों से कविवर स्वयं घिरे थे। कहते हैं कि कवि अपने अनुभवों को वो साकार करता है, वो प्रस्तुत करना चाहता है। तो इस कविता में भी बादल राग जो कविता है, वह आपकी बड़ी ही सुप्रसिद्ध रचना अनामिका, जो कि बहुत ही लंबी कविता है, उसके छठें भाग का एक छोटा सा अंश उन्होंने प्रस्तुत किया है। और बादल राग, इन्होंने एक और बादल राग लिखा है जिसमें बादल के सौंदर्य को आपने चित्रित किया है। परंतु इस बादल राग में उन्होंने जो निम्न वर्गीय समाज है, उस निम्न वर्गीय समाज को उन्होंने महत्व दिया है और बादल को क्रांतिकारी रूप को लेकर कवि उपस्थित हुआ है। वे कहना चाहते हैं, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। ये समीर का अर्थ है हवा। उस वायु रूपी, सोचिए, इस धरती की मानवीय चेतना और मानवीकरण को उन्होंने आकाश में प्रस्तुत किया है। आकाश में बादल छाते हैं और बादल इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र वो उमड़ते घुमड़ते हैं। ऐसी अवस्था में वायु का बड़ा ही महत्व उसमें होता है, बादलों को यहाँ से लेकर वहाँ तक ले जाने में। तो तीरती है का अर्थ है तैरती है। समीर रूपी सागर में, वायु रूपी सागर में, यह जो हमारा बादल है, वह एक बहुत बड़ा वो युद्ध यान के रूप में वो तैर रहा है। ऐसा लगता है कि जो असत्यभाषी हैं, जो दुराचारी हैं, जो शोषितों और पीड़ितों को ज़रूरत से ज़्यादा दुख देते हैं, शोषण वर्ग के लोग, ऐसे लोगों को चेतावनी देने के लिए, उनके विरोध में अपनी आवाज़ को उठाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। तो बादलों के माध्यम से उन्होंने निम्न वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व किया है। वो कहते हैं कि तिरती है समीर सागर पर, यह बादल जो है समीर रूपी सागर पर, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार, अस्थिर सुख पर। सुख जो होता है इंसान के जीवन में, वो बहुत ही कम समय के लिए आता है। दुखों का संसार आवश्यकता से अधिक होता है। तो वो जो उच्च वर्गीय समाज है, जो धनिक वर्ग है, जो कि शोषणकारी रूप लेकर समाज में प्रस्तुत होता है, ऐसे लोगों के सुखों पर व्यवधान डालने के लिए दुख की छाया बनकर आकाश में वो तैर रहे हैं। कौन तैर रहा है? बादल रूपी यान। फिर आगे वो कहते हैं कि वो लगता है कि अपने तीव्र गर्जना से, अपने गर्जन तर्जन के माध्यम से वो धनिकों के ऊपर और शोषण कर्ताओं के ऊपर दुख की छाया बनकर वो चारों तरफ तैर रहे हैं और जग के दग्ध हृदय पर
जो संसार का दग्ध हृदय का अर्थ होता है बहुत ही पीड़ा से युक्त लोग, दुख और पीड़ा, विघ्न, बाधा और समस्याओं के घेरे में घिरे हुए लोग, यानी कि कृषक वर्ग का उन्होंने, मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग का उन्होंने पक्ष लिया है। वो कहते हैं जग के दग्ध हृदय पर, जो टूटे हुए हृदय वाले लोग हैं, जो पीड़ा जनित लोग हैं, ऐसे लोगों का पक्ष लेकर वो आकाश में मानो वो गर्जन तर्जन कर रहे हैं। फिर आगे कवि का कहना है, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। वो जो बादलों का संसार है, जो अपने गर्जना से, सौदामिनी के कड़कने से, वो तीव्रतर मूसलाधार बारिश जो हो रही है, उस मूसलाधार बारिश में इतनी शक्ति है, इतनी क्रांतिकारी चेतना है कि विप्लव की माया, यानी कि बाढ़ की त्रासदी को लेकर वो उपस्थित हो रहे हैं, जिससे जो धनिक वर्ग है उसके जीवन में तमाम व्यवधान हो जाता है। उसका जो व्यावसायिक जीवन है, व्यापारिक जीवन है, जो अपने धन और पैसे से निम्न वर्गीय समाज को वो अपने चरणों तले वो दबाने की चेष्टा करता है, यानी उनका शोषण आवश्यकता से अधिक करता है, ऐसे लोगों के ऊपर वो मूसलाधार बारिश करके उनके जीवन में खलल डालने का प्रयास कर रहा है। यह उसकी क्रांतिकारी चेतना है और यह सोच कवि की भी सोच है। कवि ने भी अपने जीवन में तमाम विघ्न बाधाओं को स्वतः झेला है और उन्होंने अपने वो प्रत्यक्षदर्शी बनकर वो निम्न वर्गीय समाज और उच्च वर्गीय समाज के क्रियाकलापों को वो बहुत ही उसका विश्लेषण अपने मन में करता है। इसीलिए कवि निराला ये कविता लिख पाए हैं। फिर आगे का कवि का कहना है, हे तेरी या तेरी रण तरी। हे बादल, हे क्रांतिकारी चेतना से युक्त बादल, वो युद्ध करने वाली तुम्हारी नौका है, भरी आकांक्षाओं से, विभिन्न इच्छाओं से भरी हुई है। अब ये कृषकों का पक्ष लेते हैं, मजदूरों का पक्ष लेते हैं। कृषक गण जब आकाश में बादल छाता है तो उनके मन में एक तरीके से यह चेतना आ जाती है कि अब हमारी खेती हरी भरी होगी, हमारे पास तमाम धन धान्य वाली पूंजी होगी और हमारी फसलें लहलहा उठेंगी। तो यह तेरी रण तरी, रण माने युद्ध, तरी माने नौका, जो कि समीर रूपी सागर में तैर रही है, भरी आकांक्षाओं से, विभिन्न आकांक्षाओं, इच्छाओं, यानी उनके जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो बादल पर पूरी तरीके से आश्रित हैं। तो आगे वो कहना चाहते हैं, घन हे बादल, हे क्रांति रूपी बादल, भेरी गर्जन से आपकी, जब युद्ध भूमि में योद्धा उतरते हैं वैसे ही आकाश, पूरे आकाश मंडल में मेघ गर्जन करते हुए ऐसा लगता है कि वो युद्ध के पूर्व अपनी रणदुदुम्भी को वो बजा रहे हैं। रण भेरी, घन भेरी, यानी कि बादलों की गर्जना। वो ऐसा लगता है कि धनिकों से युद्ध करने के लिए वो एक सशक्त योद्धाओं का समूह मानो युद्ध भूमि में उतर आया है और युद्ध के पूर्व युद्ध का निनाद कर रहा है, रण भेरी बजा रहा है। तो भेरी गर्जन से सजग सब सुप्त अंकुर, अंकुर माने जो बीज से निकला हुआ नन्हा सा पौधा वो होता है। जब आकाश में बादल गरजते हैं तो धरती में जो बीज दबे हुए होते हैं वो दबे हुए, सोए हुए बीज सजग हो जाते हैं और कृषक भी सजग हो जाते हैं।
कि अब उनके मन में आशा और उम्मीदों के बादल मंडराने लगते हैं और वो जो बीज हैं वो भी जागृता अवस्था में आ जाते हैं, वो फूट पड़ते हैं। यानी यह दिस इज़ अ गुड साइन। कहने का अर्थ यह है कि आषाढ़ और सावन के महीने में, भादों के महीने में जो बादल गरज कर वो मूसलाधार बारिश करते हैं, उससे क्या है, उसके घन गर्जन से ही वो बीज में से वो जो बीज दो भागों में बंटता है और उसमें से एक नन्हा सा पौधा निकल आता है, तो आशा और विश्वास का प्रतीक होता है। तो ये जो क्रांति के बादल हैं वो कृषकों के मन में अनेकानेक भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, जिसमें उनके सांसारिक जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से उस काल में सन 1919 से लेकर सन 1936 के बीच में जो समय था, वह कृषकों पर अंग्रेज़ों ने बड़ा ही प्रहार किया था। धनिकों ने भी, सामंतों ने भी उनके जीवन को कुचल कर रख दिया था। ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता है, इस बादल राग के माध्यम से कवि बताना चाहता है और इसमें प्रतीकात्मक भाषा का कवि ने बड़ा ही सशक्त प्रयोग किया है। आगे वो कहते हैं, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर। वो जो नन्हे जो अंकुर हैं सुप्तावस्था वाले, वो अंकुरित हो गए हैं, सुप्तावस्था से जागृतावस्था में आ गए हैं और उनके मन में इस धरती का जो अन्नदाता है, जो कृषक है, उसके मन में तमाम आशाओं के बीज फूट पड़ते हैं, क्योंकि उनके जीवन का श्रृंगार अब पूरा होने वाला है और वो भी समाज में अपना सिर ऊंचा करके रह सकते हैं। सबके साथ, सामंतों के साथ भी वो कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। आगे वो कहते हैं, कवि का कहना है, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। विप्लव का अर्थ होता है चारों तरफ अपनी भयानकता, प्रचंडता के साथ ये जो बादल हैं वो बार बार पूरे आकाश मंडल में वो मेघाच्छादित होकर गर्जन तर्जन वो कर रहे हैं और नीचे कृषकों को भी देख रहे हैं और शोषण करने वाले मानवों को भी वो भली भांति देख रहे हैं। तो वो जैसे भगवान किसका पक्ष लेते हैं, जो सत्यवादी होता है, जो ईमानदार होता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, ऐसे लोगों का भगवान पक्षधर होता है। वैसे ही ये बादल भी ऐसे लोगों का पक्ष लेने के लिए आकाश में गर्जन तर्जन करते हैं और धनिकों के घर में जो असत्यभाषी हैं, जो कृषकों का सर्वनाश चाहते हैं, उनको कुचल कर रख दिया है, शोषित कर दिया है, ऐसे लोगों का वो पक्ष लेकर वो विप्लव के बादल आकाश में, पूरे आकाश मंडल में वो गर्जन कर रहे हैं। फिर आगे, फिर बार बार गर्जन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और वो गर्जन करते हुए वर्षण है मूसलाधार। उनकी जो वर्षा की जो कुशलता है, वो कैसी कुशलता है, वो मूसलाधार अतिवृष्टि करके इस पूरे धनिकों के संसार में वो बाढ़ की त्रासदी को लेकर उपस्थित होने वाले हैं। आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसका शेष अंश हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।